मुकंदपुर गांव में कुमुद अपने पति कमलेश और दो बेटों के साथ एक सुखी संपन्न जीवन बिता रही होती है। कमलेश के पास अपने खुद के खेत थे और वो अच्छा खासा कमा लेता था, और इसी के साथ साथ वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था, जिसके कारण गांव में उसको लगभग सभी लोग जानते थे और उसकी इज्जत भी किया करते थे। एक दिन कमलेश खेत की फसल का हिसाब कर रहा होता है। बस भी कीजिए जी, ये खेत का हिसाब किताब आप बेटे राजन को क्यों नहीं सौंप देते? वो भी थोड़ा बहुत सीख लेगा। सीखने की इच्छा होगी तो सीखेगा ना कुमुद। कहता है ये हिसाब किताब उसके पल्ले नहीं पड़ता। कोई नहीं जी, धीरे धीरे सीख ही जाएगा। सीखना ही पड़ेगा, आखिर मेरे बाद मेरे बेटे को ही तो ये सब कुछ देखना है। लेकिन वे दोनों इस बात को समझते ही नहीं है। समय के साथ सब समझ जाएंगे जी। आप फिलहाल ये फल खाइए और अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिए। काम के चक्कर में आप अपने खाने पीने का क्यों ध्यान नहीं रखते? कमलेश के दोनों बेटे राजन और सोहन, उन दोनों को अपने पिता के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके चलते वो दोनों नौकरी करना शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर गांव से शहर में जाकर बस सके। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ समय बाद कुमुद और कमलेश अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने दोनों बेटों की शादी करवा देते हैं। एक तरफा जहां बहुओं के आने से घर में रौनक आ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में छोटी मोटी बहस और लड़ाइयों के चलते घर की शांति चली जाती है। एक शाम कुमुद की छोटी बहू रचना कुमुद से कहती है, माँ जी, आप दीदी को ना समझा लीजिए कि खाना बनाने के बाद रसोई को गंदा ना छोड़े, क्योंकि मेरे कहने से तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। बहू से बोलने से अच्छा कि तू खुद ही सफाई कर दे। अब छोटी छोटी बातों के लिए क्या आपस में झगड़ना? वाह माँ जी वाह, आपसे तो कुछ बोलकर फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो उल्टा मुझे ही भाषण देना शुरू कर देती हैं। बहू ऐसा नहीं है। रहने दीजिए माँ जी, मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी। रचना का कुमुद से इस तरह चिल्लाकर बात करना कुछ दूर पर खड़े कमलेश को बहुत दुख पहुंचाता है। अब धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ कमलेश की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने दोनों बेटों को अपने खेतों की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहता है। बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपनी नौकरी के साथ साथ थोड़ा समय निकालकर हिसाब किताब भी देख लिया करो। पिताजी, इतना समय कहाँ है हमारे पास? और खेतीबाड़ी, उसमें तो पैसा कहाँ मिलता है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इन खेतों को बेचकर अब आराम से घर में बैठिए। बेटा, हमने खेत बेच दिए तो हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके बारे में भी तो सोचना होगा ना। अरे माँ, मजदूर कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उससे हमें क्या? हम क्यों सोचेंगे? और आप अब ये बातें लेके बैठ रही हो? दिखाई नहीं देता आपको? हम थके हुए हैं, हमें भूख लगी है। बेटा लेकिन दिन प्रतिदिन कमलेश अपने बेटे और बहुओं का व्यवहार देखकर हैरान था और वो अपनी वसीयत लिखने के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद कमलेश गांव के रास्ते से किसी काम के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है। कमलेश का अचानक से दुनिया से चले जाना कुमुद के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। अगले दिन दोनों बेटे कमलेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कमलेश के जाने के बाद से उसके खेतों का काम देखने वाला कोई नहीं था। अब कुमुद को भी अपने बेटों से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो खुद को ही खेतों में काम करने के लिए मना लेती है। लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तभी एक दिन कुमुद खेतों पर जा रही होती है कि उसकी बहू उसे टोकते हुए कहती है, माँ जी, कहाँ चल दी? पिताजी क्या गए? आपका तो घर में मन ही नहीं लगता। जब देखो खेतों के बहाने घर के बाहर ही रहती हो आप। ये किस तरह से बात कर रही है बहू? ठीक ही कह रही हैं दीदी, आप तो घर में टिककर ही नहीं रहती हैं। माँ जी, खेतों को बेचिए और वसीयत बनाइए। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? उसी समय कुमुद के दोनों बेटे भी घर में लौट आते हैं और कुमुद उन्हें सारी बात बताते हुए अपनी पत्नियों को समझाने को कहती है, लेकिन उसके बेटे उल्टा ही उसे धुतकारने लगते हैं। माँ देखो, पिताजी तो अपना काम किए बिना ही चल बसे।
अरे कम से कम वसीयत का बंटवारा तो करके जाते। तुम दोनों अपने स्वर्गवासी पिता को दोष दे रहे हो। कुछ तो शर्म करो। माँ जी, शर्म आप कीजिए और घर पर बैठिए और वसीयत का बंटवारा कर कागजात तैयार करवाइए। उसके बाद आप कहीं भी जाइए, हमें कोई परवाह नहीं। अपने बहू बेटों का यह व्यवहार कुमुद को बहुत दुख पहुंचाता है। अगले दिन कुमुद अपने खानदानी वकील को बुलाती है, लेकिन उसे वकील से पता चलता है कि वसीयत तो पहले ही बन चुकी है। लेकिन कमलेश की आखिरी इच्छा थी कि वसीयत को उसके मरने के 6 महीने बाद ही उसके घर वालों को सुनाई जाए। इतना कहकर वकील वहां से चला जाता है। वाह जी वाह, ससुर जी तो जाते जाते भी चालाकी दिखा गए। पता नहीं क्या ही लिखवा गए होंगे वसीयत में। देखो जी, 2 बड़े खेत है ना, वो तो पक्का हमारे ही हिस्से में होंगे, क्योंकि पिताजी अपने बड़े बेटे बहू को हमेशा से ज्यादा ही मानते थे। हाँ हाँ, और छोटे बेटे बहू तो जैसे उनके कुछ थे ही नहीं। देखो दीदी, ऐसे ही तुम्हें कोई भी खेत हथियाने नहीं दूंगी, कह देती हूँ। अब दोनों बहुओं में वसीयत को लेकर लड़ाई छिड़ जाती है और बीतते दिनों के साथ वो वसीयत के लिए लड़ते हुए अपनी सास का जीना दुश्वार कर देती है। कुमुद घर की सफाई कर रही होती है कि तभी पानी की बाल्टी फर्श पर गिर जाती है और सामने से आ रहा राजन, जो कि फोन पर बात कर रहा होता है, वो एकदम से गिर पड़ता है। मेरी कमर गए। हाय हाय, क्या हो गया जी? आप ठीक तो है ना? अरे कैसी माँ है आप? माँ जी अपने ही बेटे को मारना चाहती हैं क्या? बहू क्या बोल रही है? मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। चुप कीजिए और निकलिए मेरे घर से। मुझे तो आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। बहू पहले राजन को उठा, उसे देख तो ये क्या बातें बोल रही है। उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। आप निकलो, निकलो मेरे घर से। सुरभि कुमुद को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। बेचारी कुमुद बार बार दरवाजे को पीटती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और तभी वहां सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी पड़ोसन कुमुद को संभालते हुए उसे अपने घर चलने को कहती है। नहीं बहन, तुम बस मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी पड़ोसन उसे वृद्धाश्रम छोड़ आती है। अब दिन बीतते हैं और कुमुद के बेटे और बहू वसीयत को लेकर इतनी लड़ाई झगड़े करते हैं कि आपस के सभी पड़ोसी उनकी बुराइयां करने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके 6 महीने का समय बीत जाता है और उनका वकील कमलेश की वसीयत लेकर घर आ जाता है और कमलेश के दोनों बेटों को पढ़कर सुनाता है। तो सभी वसीयत सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि कमलेश अपनी सारी वसीयत गांव के वृद्धाश्रम के नाम लिख चुका था, यहाँ तक कि घर भी। ये कैसे हो सकता है? जिस वसीयत के लिए दिन रात लड़ रहे थे, उसका एक हिस्सा भी हमारे हाथ नहीं आया। ऊपर से एक घर भी हमसे छीनने वाला है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। जब वकील को पता लगता है कि कुमुद वृद्धाश्रम में है, तो वो वहां जाकर उसे कमलेश की वसीयत के बारे में सब कुछ बता देता है। मेरे बेटे बहू ने वसीयत हथियाने के लिए मुझे बेसहारा कर दिया और अब वसीयत में से उन्हें एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। शायद इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। कुमुद के बेटों को जैसे ही कुमुद के वृद्धाश्रम में होने का पता चलता है, वो अपनी पत्नियों के साथ उसे घर वापस लेने जाते हैं, लेकिन कुमुद उनसे मिलने तक के लिए मना कर देती है। वसीयत की लड़ाई घर घर की कहानी है, लेकिन इस लड़ाई में वसीयत लिखने वाले यानी माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों को सताने वालों का कभी भला नहीं होता। जैसे कि आपने हमारी आज की कहानी में देखा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।